सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम करता हूं आप लोगों को। और आज इस प्यारी सी क्लास के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोग आए, आप लोग देख रहे हैं इस क्लास को, बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे पहले हमने बात की थी गति के नियमों के, 2 नियम की मैंने बात की थी। पहला नियम था जड़त्व का नियम, दूसरा नियम था संवेग संरक्षण का नियम। वहीं से बात स्टार्ट करेंगे। और शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारी एनर्जी को डबल कर देता है, आपका एक सब्सक्राइब हमारे को हौसला देता है, और आपका एक कमेंट हमें बताता है कि मतलब आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए और आपको किस तरह की नॉलेज चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें आपके कमेंट से पता लगती हैं, आपके प्यार से पता लगती हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ को ज़रा। देखिए, हमने बात की थी उस दिन संवेग संरक्षण की कि लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना आपका मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, अगर आपने फोर्स ज़्यादा, जैसे मान लो ट्रेन है, ट्रेन में बहुत ज़्यादा भारी डब्बे होते हैं, 2-2 हज़ार किलो के बोगी होते हैं, और लगभग 8,000 किलो या 10,000 किलो का तो इंजन होता है। काफ़ी ज़्यादा हो गया ये तो इतना भार होता है, तो फिर मतलब इतना अगर द्रव्यमान होता है तो इतना इसका 10 गुना भार होगा, मोटे रूप में अगर कहें तो ये तो बहुत ज़्यादा। फिर इसको रोकने के लिए और चलाने के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी होती है। तो इसलिए ट्रेन हमेशा धीरे धीरे रुकती है। क्यों? क्योंकि वो पहले से रनिंग कंडीशन में अगर हो तो उसका खुद का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है, स्वयं का इनर्शिया बहुत होता है, और उसकी वजह से यदि अचानक से रुक जाए तो ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाएगा, उसके डब्बे एक दूसरे में घुस जाएंगे, डब्बे पटरी से नीचे उतर जाएंगे, ये सारा काम जो है हो जाएगा। और क्यों होगा ये सारा काम? क्योंकि इनर्शिया अधिक होता है, ठीक है, डब्बों का। तो ये तो था उसके कुछ उपयोग। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ मैंने उस दिन बताया था कि सेकंड लॉ में क्या होता है कि अगर हवा में किसी चीज़ का, वैसे तो हवा का तो मतलब आप लोग कहीं ये नहीं समझ गए कि हवा तो खुद प्रतिरोध बल लगाती है। नॉर्मली अगर किसी स्पेस में या किसी स्थान पर अचानक से किसी की द्रव्यमान में कमी आ जाती है तो उसका संवेग उतना ही बना रहे, उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी का वेग जस्ट डबल हो जाता है। ये मैंने बताया था। ऐसा रॉकेट में होता है। जो हमारा रॉकेट होता है ना, रॉकेट का जो प्रोपेलेंट होता है, नीचे से बहुत छोटा सा छेद होता है जिसके अंदर से उसका प्रोपेलेंट जल के और बाहर निकलता है। ठीक है, उसको समझाने से पहले मैं आपको गति का तीसरा नियम बता देता हूँ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया की समान किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप स्वयं देख लीजिए, यदि आप किसी नाव पर पैर मार के उतरते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नाव पे जितना बल लगा रहे हैं, नाव आपको उतना ही ऊपर बल लगा रही है। ठीक है, और देखिए, नाव जब हम चला रहे होते हैं, किस में चला रहे होते हैं, मतलब पानी वगैरह में चला रहे होते हैं, तो देखो चप्पू को हम ऑपोजिट साइड में बल लगाते हैं, तो उसकी वजह से हमें आगे की तरफ बल लगता है। इसी तरह चलने में हम अपने पैरों से धरती को पीछे कर रहे होते हैं, लेकिन धरती तो पीछे होती नहीं, उतना ही हमें समान बल मिल जाता है आगे की तरफ। तो गतिशीलता यानी कि चलने में भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये बात सदैव ध्यान रखना, क्योंकि इससे ही सारा कुछ बनता है। जब तक ये बात हमारी क्लियर रहेगी तब तक हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये सदैव आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, सभी बच्चों को। अब इसके आगे का हिस्सा बताता हूँ मैं आपको। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन का मतलब क्या हुआ? बल, लगाया गया बल, यानी अप्लाइड फोर्स के बराबर लेकिन नेगेटिव फोर्स महसूस होगी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ माइनस का मतलब फोर्स नेगेटिव नहीं है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये ध्यान रखना। तो ये तीसरे नियम से हमें जानकारी मिलती है कि आप जितना, और बताता हूँ, आप देखो मुक्का मारो दीवार पे आराम से, तो अगर प्यार से मारोगे तो दीवार भी आपको उतना ही प्यार से बल लगाएगी, है ना, क्योंकि आपने तो क्रिया की, दीवार ने प्रतिक्रिया की। और बहुत तेज़ी से मारोगे तो जितना तेज़ी से मारोगे सामने वाली बॉडी भी उतनी तेज़ी से आपके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाएगी, है ना। एवरी एक्शन, आपने एक्शन दिया, उसने रिएक्शन दिया, आपने किसी को एक्शन दिया, उसने आपको रिएक्शन दिया, है ना। वो थोड़ा सा अलग है, तो अलग विषय हो गया। तो ये तो
एक्शन एंड रिएक्शन वाली बात हो गई, यानी कि थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसकी एप्ले अब देख लेते हैं, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई ध्यान से देखना, ये रॉकेट है, तो रॉकेट नीचे से बहुत ज़्यादा संकरा होता है और जहाँ से इसका ईंधन जल के और बाहर निकलता है, तो देखो ईंधन जल के बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है। तो अगर ईंधन बाहर निकलता है तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इस रॉकेट को बल मिलता है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। रॉकेट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो इस पर कौन सा बल लगा? इस पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगा ना, क्योंकि नीचे प्रोपेलेंट जलता है और ऊपर ये गतिशील होता है, तो इस पे लगा क्रिया प्रतिक्रिया का बल। क्रिया प्रतिक्रिया का बल मतलब जितना रॉकेट के ईंधन ने जल के क्रिया की उतनी ही इसके विपरीत रॉकेट ने प्रतिक्रिया की, यानी रॉकेट हमारा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, यानी थर्ड लॉ पर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा जैसे ही ये रॉकेट स्पेस में पहुंचता है उसके बाद इसका ईंधन का कुछ टुकड़ा जल के नीचे निकल जाता है, तो जितना जितना टुकड़ा इसका नीचे निकलता है उतना ही इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। समझ गए ना मेरे ख्याल से? क्यों स्पीड बढ़ती है? क्योंकि संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, इसका मतलब इस पर संवेग संरक्षण का नियम भी लगता है, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये भी लगता है भाई, जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है ना, या जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये भी लगता है। क्यों? क्योंकि स्पेस में जैसे जैसे इसका जो सारा ईंधन जलता जाएगा, इसके 3 भाग होते हैं, फर्स्ट ईंधन, सेकंड ईंधन और थर्ड ईंधन। तो जैसे ही फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे जब आ जाएगा तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाह्य बल तो लग नहीं रहा है कोई, तो बाह्य बलों की अनुपस्थिति में संवेग तो उतना ही बना रहेगा। तो जब संवेग उतना ही बना रहेगा तो फिर स्पीड बढ़ेगी, तभी ना उतना ही बना रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान तो कम हो गया। और हम सब जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी, यानी मास इनटू वेलोसिटी। द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग कहलाता है। ठीक है, अब एक और चीज़, एक और प्यारा सा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे इतना बढ़िया एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टक्कर का नियम, है ना, लॉ ऑफ कोल्यूजन। टक्कर का नियम क्या कहता है? टक्कर का नियम कहता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा या तो चिपक जाएगी या अलग हो जाएगी। तो अब सुनना ध्यान से, 2 प्रकार की टक्कर होती है, 3 प्रकार की होती है एक्चुअल में, लेकिन हम 2 प्रकार की टक्कर पहले देखेंगे। 2 प्रकार की जो टक्कर है कौन सी? एक है प्रत्यास्थ टक्कर और एक है अप्रत्यास्थ टक्कर। समझना, चाहे प्रत्यास्थ टक्कर हो चाहे अप्रत्यास्थ टक्कर हो, दोनों ही सूरतों में जो संवेग होता है सदैव संरक्षित रहता है। संवेग का लफड़ा होता ही नहीं, ये तो बदलता ही नहीं है, कभी नहीं बदलता, तभी तो नियम बना। जबकि गतिज ऊर्जा तो केवल तब संरक्षित रहती है जब वस्तु कौन सी? प्रत्यास्थ टक्कर करे, यानी इलास्टिक कोल्यूजन। और इलास्टिक कोल्यूजन की पहचान क्या है? टकराने के बाद बॉडी अलग हो जाती है। जबकि तीसरे नंबर की जो टक्कर होती है उसको पार्शियल इलास्टिक कोल्यूजन बोला जाता है। पार्शियल इलास्टिक कोल्यूजन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ पार्शियली मूव करती है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको टक्कर के कुछ उदाहरण दे देता हूँ ताकि आप इसको आराम से कर सकें। देखिए, अगर एक छोटी सी बॉल को आप दीवार पर मारें, बॉल को आपने कहाँ मारा? दीवार पर मारा। दीवार पर मारने की वजह से क्या होगा? वो चीज़ पहले दीवार पे जाएगी, फिर दीवार से बाहर आएगी, दीवार पे जाएगी, दीवार से बाहर, मतलब टकराई ना, टकराने के बाद वापस आ गई। तो इसका मतलब ना तो इसकी गतिज ऊर्जा में कोई कमी हुई और ना ही इसके मोमेंटम में कोई कमी हुई। तो देखिए ध्यान से, अगर 2 ऑब्जेक्ट यानी कि 2 बॉल मान लेते हैं, एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, अगर ये दोनों बॉल एक ही दिशा में गतिशील है, या यूँ समझ लिए एक गतिशील है दूसरी रुकी हुई है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में हो, तो जब दोनों बॉल एक दूसरे की तरफ गतिशील हो जाएंगी तो फिर पक्का है, अगर ये पीछे वाली बॉल ज़्यादा स्पीड में हुई तो फिर टकराएगी। टकराने के बाद में ये दोनों बॉल अलग अलग दिशाओं में गतिशील हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि टकरा गई, क्योंकि दोनों ही गतिशील थी। हो सकता है, लेकिन एक बात है, टकराने के बाद अलग ज़रूर होंगी। और उसी तरह यदि मान लो एक बंदा दौड़ते 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 किसी वो जो अपने वो जो पैरों में पहनते हैं ना चलने वाला, उसको अपने क्या बोलते हैं, स्केटरिंग शूज़, तो कोई चलते 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 वो जो कार्ट बोर्ड होता है जिसमें 2 पहिए लगे, तो उस पर कूद जाए और वो चीज़ स्थिर थी,
है ना, व्यक्ति गतिशील था, लेकिन अब दोनों के दोनों गतिशील हो गए, तो हम कहेंगे कि भाई कार्डबोर्ड के साथ वो कार्ड के साथ वो बंदा चिपक गया, मतलब उसके ऊपर चढ़ गया ना, चिपक गया और दोनों साथ में गतिशील हो गए, तो वो नॉन इलास्टिक कोल्यूजन होगा, यानी अप्रत्यास्थ टक्कर होगा। ये ध्यान रखना, अप्रत्यास्थ टक्कर तब होता है जब पिंड चिपक जाता है आपस में, बॉडी चिपक जाती है, और अप्रत्यास्थ टक्कर यानी कि नॉन इलास्टिक कोल्यूजन तब होता है जब बॉडी चिपकती नहीं है, टकराने के बाद अलग हो जाती है। ठीक है, तो नॉन इलास्टिक कोल्यूशन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही संरक्षित रहता है, जबकि इलास्टिक में दोनों ही संरक्षित रहता है, लेकिन नॉन इलास्टिक मूवमेंट जो होती है, जो नॉन इलास्टिक कोल्यूजन होता है, उसके अंदर केवल और केवल मात्र मोमेंटम यानी कि संवेग ही संरक्षित रहता है। तो इस पर एक नियम भी बनता है, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लो ये रहा m1 अपना वाला, ये रहा m2, मास तो वही रहेंगे, मास तो बदलने वाले नहीं है, लेकिन ये अपने प्रारंभिक वेग u1 से गतिशील था और ये अपनी प्रारंभिक वेग u2 से गतिशील था। ठीक है, तो जब ये दोनों टकरा जाएंगे तो टकराने के बाद जो m1 वाला है इसकी स्पीड v1 हो जाएगी और जो m2 वाला है इसकी स्पीड v2 हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे नियम लगाओ ना, सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, टकराने से पहले कुल संवेग टकराने के बाद कुल संवेग के बराबर होता है। मतलब मोमेंटम बिफोर कोल्यूजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोल्यूजन। आफ्टर कोल्यूजन और बिफोर कोल्यूजन के मोमेंटम हमेशा बराबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये सेकंड लॉ कहता है कि बाह्य बलों की अनुपस्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। मोमेंटम नो चेंज, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम वन नहीं बदलेगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो फिर जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम इसका नियम भी बना लेते हैं। इसका कुल मोमेंटम कितना होगा? पहले तो इस बॉडी का मोमेंटम प्लस इस बॉडी का मोमेंटम। इस बॉडी का प्रारंभिक मोमेंटम कितना होगा? m1 u1 फिर प्लस अब इसका कितना होगा? m2 u2 इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से ज़रा, ये दूसरा बॉडी यहाँ बना देता हूँ। इसका m1 है, m2 है और ये v2। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? m2 v2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, तो ये बन गया आपका इलास्टिक कोल्यूजन के लिए फॉर्मूला। 11th क्लास वाले विशेष ध्यान देंगे, 9th क्लास वाले स्पेशल ध्यान देंगे। ये सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। और जो लोग आगे LDC और बाकी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी स्पेशल ध्यान देंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ये डीप स्टडी है। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए बोर हो के जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखिए, समझिए कि ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि 9th क्लास के सिलेबस में है। और गति के नियम अगर किसी के पास हैं तो भाई वो तो ये करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, ये है इलास्टिक कोल्यूजन के लिए, यानी कि प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। प्रत्यास्थ टक्कर ये का सूत्र है। लेकिन अगर मान लो दोनों पिंड एक दूसरे के साथ चिपक जाए, दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ चिपक जाए, तो वो v1 v2 से थोड़ी गतिशील होंगे, तो चिपके हुए होंगे तो v से गतिशील होंगे ना। तो फिर अगर नॉन इलास्टिक कोल्यूशन का फॉर्मूला बनाना है तो v1 और v2 की जगह v रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v। देखो v कॉमन आ रहा है, v कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, है ना। हमने v को कॉमन निकाल लिया तो आपके पास बन गया m1 प्लस m2 इंटू v। यहाँ तक आ गया। अब आप कहोगे ये तो है अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, नॉन इलास्टिक कोल्यूजन। ठीक है, ये हो गया अप्रत्यास्थ। अब आप कहोगे कि इस पे प्रश्न कैसे बनता है? सर ने तो बता दिया, हमें तो कभी किसी ने बताया नहीं, अब इस पे प्रश्न बनता कैसे है? तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इस पे प्रश्न कैसे बनता है। इस पे प्रश्न ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र अप्रत्यास्थ टक्कर को प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट नॉन इलास्टिक कोल्यूजन? तब आप इन ऐसे आपको ऑप्शन ए में दे देगा ये, और ऑप्शन बी में दे देगा ये, है ना, और ऑप्शन सी में दे देगा बोथ। ओके, और ऑप्शन डी में दे देगा नन। इस तरह से बिल्कुल 100% ये क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई, दिक्कत कहाँ है? अब आप क्या करोगे? नॉन इलास्टिक कोल्यूजन का पूछेगा तो क्या बताओगे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज अप्लाइड फॉर इलास्टिक कोल्यूजन? निम्न में से कौन सा फॉर्मूला इलास्टिक कोल्यूजन यानी प्रत्यास्थ टक्कर के लिए लागू होता है?
ये वाला फॉर्मूला। वह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा फॉर्मूला है जिसमें द्रव्यमान के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। अब अगर आपने ढंग से समझा होगा तो आपको पता है केवल प्रत्यास्थ टक्कर होती है जिसमें मोमेंटम के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है, लेकिन इसमें गतिज ऊर्जा का कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन इस फार्मूले से हमें ज्ञात होता है कि ये प्रत्यास्थ टक्कर का फार्मूला है और ये जो प्रत्यास्थ टक्कर है इसी में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। नीचे वाले में तो गतिज ऊर्जा की हानि हो जाती है ना, गतिज ऊर्जा की हानि की वजह से विकृति पैदा हो जाती है। ओके, बोथ कभी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इतना तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि टक्कर के पश्चात एक स्थिर वस्तु, दो समान आकार की वस्तुएं हैं, यदि एक स्थिर वस्तु दूसरी समान द्रव्यमान वाली वस्तु से, मतलब गतिशील वस्तु से टकराते हुए सॉरी ये थोड़ा सा ना चिल्लाहट ज़्यादा होती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं ज़रा आपसे। ये क्या नहीं, हारमोनियम बजाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई सिंपल बात करें तो भी एक बार बजा के छोड़ दें, फिर उसके बाद शांत कर दें, खैर जो भी है। तो ये एक पिंड जो है, दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है लगभग समान है। तो जब दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान है तो फिर एक पिंड कौन सा हुआ, ये वाला पिंड कौन सा हुआ, ये स्थिर पिंड है। द्रव्यमान समान है, ध्यान रखना, ये गतिशील पिंड है। तो जब दो समान द्रव्यमान वाले पिंड में से एक स्थिर हो और दूसरा गतिशील हो तो जैसे वो टकराएगा, टकराने के बाद दोनों की स्पीड का अदला बदली हो जाएगी। यानी जो टकराया था वो तो स्थिर हो जाएगा और जिससे टकराया था वो गतिशील हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। ये मोमेंटम के ऊपर आधारित प्रश्न था। ठीक है, मोमेंटम के ऊपर आधारित प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे के आधार पर प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये तो थे हमारे गति के कुछ नियमों के आधार पर। मैंने उस दिन आपको बताया था, अगर आपको प्रीवियस आपने क्लास नहीं देखी है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको आराम से वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहाँ गति के कुछ हम विशेष नियमों की बात कर रहे थे। मैंने अभी तक ये जितने भी नियम बताए हैं ये सभी प्रकार की गतियों पर लागू होता है। जबकि समान त्वरित, अब देखो गति की बात कर लेते हैं कि गति कितने तरह की होती है। गति कई तरह की हो सकती है। देखिए, पहली गति होती है समान त्वरित गति। समान त्वरित गति का मतलब उस पर एक समान त्वरण लगता है। अब आप कहोगे त्वरण क्या होता है, तो त्वरण के बारे में बता देता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत ही शानदार है। ठीक है, एकदम बढ़िया सी रोड है, एकदम फर्श की तरह से, और पूरी रोड एकदम खाली है, चौड़ी रोड है, और आप आराम से मर्सिडीज़ में बैठ के, कार में बैठ के और आराम से फुल स्पीड में जा रहे हैं। मान लीजिए आपकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, आराम से उसी स्पीड पर जा रहे हैं। आपको घर जैसा महसूस होगा, कोई झटका नहीं महसूस होगा। लेकिन अचानक से सामने कुत्ता आ जाए तो क्या करोगे? ब्रेक अप्लाई करोगे। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करोगे आपको क्या महसूस होगा? झटका महसूस होगा। वो झटका ही त्वरण कहलाता है, अर्थात वेग में किया गया परिवर्तन त्वरण होता है। ठीक है, यानी इकाई समय में वेग में जितना परिवर्तन होता है वो त्वरण होता है। परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। अब देखो, हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? ब्रेक की वजह से वो चीज़ रुक जाएगी ना, अर्थात गतिशीलता कम हो जाएगी, गति कम हो जाएगी। तो गति को कम करने वाली जो चीज़ है वो भी त्वरण कहलाती है, और गति को बढ़ाने वाली चीज़ भी त्वरण कहलाती है। तो त्वरण दो प्रकार का होता है, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। आप देखना, यदि किसी चीज़ पे ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो अंत में जाके वो चीज़ रुक जाएगी, या नीचे से ऊपर किसी वस्तु को फेंका जा रहा है तो वो भी धीरे होते होते रुक जाएगी। तो जब कोई चीज़ रुक जाती है फाइनली, तो उस पर कौन सा? ऋणात्मक त्वरण लगता है, जिसको अवमंदन या रिटार्टेशन बोलते हैं। वो हमेशा ऋणात्मक होता है, उसमें माइनस का साइन लगाया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। जबकि किसी चीज़ को एक्सेलरेट कर दो, किसी कार को चलाना शुरू कर दो, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराना शुरू कर दो, तो समय के साथ साथ उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और स्पीड बढ़ती जाएगी तो वो भी एक प्रकार का त्वरण है, जिसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। समझना इस बात को ध्यान से। तो फिर परिभाषा क्या बनी? वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन त्वरण कहलाता है, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको बहुत बढ़िया से ध्यान रखा होगा। अब इसके बाद आगे देखिए ध्यान से। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बड़ी काम की चीज़ है ना, कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि हम बात यहाँ पे सभी की करेंगे एक साथ, क्योंकि ये सब चीज़ों के तार आपस में जुड़े हुए हैं। त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सुनना ध्यान से,
यदि मान लीजिए किसी वस्तु की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड और इस पे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, क्योंकि ये इसका मात्रक यूनिट होती है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यदि कोई चीज़ 25 मीटर प्रति सेकंड है और उसके ऊपर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगातार लग रहा है धनात्मक, तो फिर अगले ही सेकंड इसकी चाल हो जाएगी 26 मीटर प्रति सेकंड, उसके अगले सेकंड इसकी चाल हो जाएगी 27 मीटर प्रति सेकंड, उसके अगले सेकंड इसकी चाल हो जाएगी 28 मीटर प्रति सेकंड, फिर हो जाएगी 29 मीटर प्रति सेकंड, फिर उसके बाद हो जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। अगर इस पर इसी तरह समान रूप से हर सेकंड त्वरण लगता रहा तो इसका चाल लगातार बढ़ता जाएगा, और अगर चाल लगातार बढ़ता जाएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे समान त्वरित गति, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। समान त्वरण कर लग रहा है ना, तो ऐसा कब होता है? जब वस्तु ऊपर से नीचे लगातार गिराई जाती है तो पृथ्वी इसको 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपनी तरफ खींचती है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से। ठीक है, समझ में आया? तो इस वजह से लगातार उस वस्तु पर प्रति सेकंड वेग बढ़ रहा होता है। या जब नीचे से ऊपर किसी वस्तु को फेंका जाता है तो हर सेकंड पृथ्वी उसको नीचे की ओर खींचती है, वो बेचारी ऊपर जा रही होती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना त्वरण, तो इसलिए अवमंदन लगेगा, यानी कि नेगेटिव त्वरण लगेगा। तो हर सेकंड उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो वो भी क्या है? वो भी क्या है? समान त्वरित गति है। और समान त्वरित गति कहाँ होती है? जैसे मान लो हम किसी कार को चलाना स्टार्ट करते हैं, बाइक को चलाना स्टार्ट करते हैं, साइकिल को चलाना स्टार्ट करते हैं, तो जितनी देर हम उसको स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, तो उस पर एक समान त्वरण लग रहा होता है। मान लो आपकी जो मतलब कि साइकिल की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड आपको करना है जीरो से, तो वो प्रति सेकंड मान लो आपने 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण लगाया, तो 5 सेकंड बाद आपकी चाल उतनी हो जाएगी। उसके बाद वो आप पैडल मारना बंद कर दीजिए, उसके बाद वो चाल स्थिर हो जाएगी। मतलब जब तक समान त्वरण लगता रहेगा तब तक उसकी चाल बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन जैसे ही समान त्वरण लगना बंद हो जाएगी, चाल समान त्वरित नहीं रह जाएगी, चाल क्या हो जाएगी? समान चाल हो जाएगी। तो कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि समान चाल, समान चाल, ओके, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, जो समान गति होती है उसमें एक्सेलरेशन कितना लगता है? तो भाई समान त्वरित गति में तो एक्सेलरेशन एक समान लगता है, लेकिन समान चाल में तो कहाँ से लग जाएगा? अगर चाल ही समान हो गई, समान चाल, आपको झटका ही नहीं लगा, तो जब चाल समान हो गई, सिंपल वे में हो गई एकदम, तो इसका मतलब उस पर त्वरण नहीं लग रहा है, तभी ना ऐसा है। अगर 25 मीटर की स्पीड से चल रहा है और 25 ही मीटर रह जाए वो चाल, तो उसका मतलब उस पर त्वरण लग ही नहीं रहा है। तो जब त्वरण नहीं लगता होता है तो उसको हम समान चाल बोलते हैं, यानी यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, या हम उसको क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देते हैं। चाल वेग भी हो सकता है, मैंने पहली बार ही डिस्कशन कर लिया था कि वेग चाल अगर एक सीधी रेखा में हो तो एक ही जैसे होते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इतना हिस्सा। अब देखिए, ये तो था एक्सेलरेशन का पार्ट, ठीक है, एक्सेलरेशन का पार्ट। इसको बनाने में थोड़ा सा बहुत मेहनत लगी है, आप लोग ज़रूर इसको आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। तो ये तो था एक्सेलरेशन। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। देखिए ज़रा ध्यान से, कल हमने एक फार्मूला प्रूफ किया था। फार्मूला था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। या तो मास को इकाई मान लीजिए, द्रव्यमान को, या कुछ मान लीजिए, तो जो बल है वो एक प्रकार का त्वरण होता है। यदि मास एकांक रहे तो बल क्या होता है? एक प्रकार का त्वरण है। या मास और एक्सेलरेशन का गुणनफल, प्रोडक्ट, क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन में कोई अंतर नहीं होता है जब एक ही चीज़ होती है। तो इसका मतलब कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन। अब देखिए, निर्भर किस पर करता है? बल पर। यदि बल और विस्थापन लगाए गए बल की दिशा में, अगर विपरीत दिशा में, अगर मतलब लगाए गए बल की दिशा में विस्थापन होता है तो वो धनात्मक कार्य कहलाता है। लेकिन अगर लगाए गए बल के दिशा के विपरीत विस्थापन होता है तो वो क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। लेकिन अगर आप बल लगा रहे हो और विस्थापन ही ना हो तो वो यांत्रिक कार्य क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जैसे दीवार से सर मारना, कितना मर्जी मार लो, है ना, दीवार का विस्थापन तो होने वाला नहीं है, तो फिर वो कार्य शून्य हो जाएगा। निर्भर किस पर करता है? विस्थापन की दिशा पर। ठीक है, विस्थापन की दिशा पर कार्य निर्भर करता है। आप समझना ध्यान से। अगर बल ऋणात्मक हो जाए, आप कहोगे बल कैसे ऋणात्मक होगा? हो सकता है बल तब ऋणात्मक होता है जब एक्सेलरेशन ऋणात्मक हो जाए। जब एक्सेलरेशन ऋणात्मक हो जाए, यानी वस्तु पर ब्रेक अप्लाई हो जाए, तो उसमें ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से कार्य बल ऋणात्मक हो जाता है। और बल ऋणात्मक हो जाता है तो कार्य ऑटोमेटिक ऋणात्मक हो जाता है। तो कार्य की ऋणात्मक होने की कौन कौन सी कंडीशंस हो गई? तो उस कंडीशन में एक त्वरण भी रोल प्ले कर चुका है। हम अपनी अगली पार्ट में
कार्य ऊर्जा और ऊष्मा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि भाई ये किस प्रकार की होती है। अभी तो हम इसी की बात करते हैं। ओके, देखना ध्यान से, मतलब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो आप तो उधर गतिशील है, और ब्रेक जैसे आपकी पहिया इस तरह से गतिशील है ना, लेकिन ब्रेक तो उस पर ऐसे लगेगा ना, तो पहिया इधर जा रहा है, ब्रेक उसको कह रहा है नहीं इधर आ, तो इस वजह से तो ऑपोजिट होगी ना डायरेक्शन, लगाया गया बल विस्थापन के ऑपोजिट हो गया। तो इसको तो ऐसे भी बोल सकते, विस्थापन के ऑपोजिट हो गया तो वो चीज़ तो ऋणात्मक हो जाएगी। तो त्वरण हम जब अवमंदन लगता है यानी कि ऋणात्मक त्वरण लगता है तो फिर बल ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, आपका कार्य भी ऋणात्मक हो जाता है ना। एक बात, और जैसे कोई चीज़ आगे से आ रही है और आपने उसको ऐसे करके धक्का दे दिया, इसका मतलब आप बल लगा रहे हो लेकिन धक्का देते ही तुरंत थोड़ी वो चीज़ रुक जाएगी, थोड़ी तो आगे जाएगी, तो वो जितना आगे गई है तो उतना वो आपका विस्थापन हो गया। आपने बल इधर लगाया, विस्थापन इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो ऋणात्मक कार्य हो गया। या यूँ कह दे, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था से विरामावस्था में आती है तो वो उसमें ऋणात्मक कार्य होता है। या यूँ कह दे, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था में आती है तो उस पर ऋणात्मक त्वरण लगता है। ऋणात्मक त्वरण लगता है, इस वजह से ऋणात्मक क्या पैदा हो जाता है, बल पैदा हो जाता है, और ऋणात्मक बल के बाद में कार्य भी क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन जब वस्तु शून्य से गतिशील होती है आगे, तब उसका कार्य क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। मतलब शून्य से किसी न किसी, क्योंकि एक्सेलरेशन तब हाई हो जाएगा और आप देखो जिस दिशा में विस्थापन हो उसी दिशा में बल भी लग रहा है, तो दोनों काम, तो उसके वजह से ये क्या हो जाएगा, कार्य धनात्मक हो जाएगा। वैसे भी कार्य का जो मात्रक होता है वो भी मैं आपको बता दूं, जूल, पहले भी मैंने बताया हुआ है, जूल, ठीक है, जूल इसका मात्रक होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।